नंदिनी की माँ आज सुबह से ही कई तरह के पकवान बनाने में व्यस्त है। वह सुबह 5 बजे से ही उठकर घर के काम धाम में लगी हुई है। घर में आज कई तरह के नाश्ते और कई तरह के पकवान पकाए जा रहे हैं, क्योंकि आज फिर नंदिनी को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह कहीं इस बार भी वैसा ही ना हो जाए जैसा हर बार हो जाता है। नंदिनी की माँ इसी उधेड़ बुन में लगी थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाते हुए कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार एक जैसा ही हो। क्या पता इस बार लड़के वाले समझदार हो और वह लड़का नंदिनी को अपना ले, जो कि अब 18 साल की हो चुकी है। देखने में इतनी सुंदर तीर कमान सी आंखें, सुंदर काली और बड़े लंबे बाल, दूध से सफ़ेद रंगत, छुओ तो मैली हो जाए। इतनी सुंदर नंदिनी की आखिर शादी क्यों नहीं हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी हूँ और आज मुझे ही लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वैसे तो कई बार यह तमाशा हो चुका है, कई बार मुझे लड़के वाले देखने आ चुके हैं और मुझे देखते ही वह मुझे पसंद भी कर लेते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें मुझ में कमी का पता चलता तो वे फ़ौरन मना करके चले जाते। मैं इस बार बार की नुमाइश से परेशान हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई भी लड़का मुझे देखने आए। मैं किसी के भी सामने अपने आप ये पसंद वाला खिलवाड़ नहीं करने देना चाहती थी। लेकिन मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी और मेरे माँ बाप का तो सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे एक अच्छा घर परिवार मिल जाए और मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए। लेकिन मैं अब इन सब से तंग आ चुकी थी, क्योंकि अब चौथी बार ये ड्रामा हो रहा था और चौथी बार लड़के वाले मुझे देखने आ रहे थे। मेरा दिमाग ख़राब था। सुबह से माँ पता नहीं कितने प्रकार का नाश्ता बना रही थी और कितनी खुश थी, लेकिन इस बार भी कहीं वैसा ना हो जैसा हर बार होता आया है। कहीं लड़के वाले फिर से मेरी कमी को जानने के बाद मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे। सहेलियाँ भी मेरा श्रृंगार करने में व्यस्त हैं। दिल के किसी कोने में फिर वही डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी पिछली बार के ही जैसे ही ना हो जाए। मेरी सहेली ने खबर दी कि लड़के वाले आ गए। मेरी सहेलियों ने झरोके से जाकर देखा तो मुझे आकर बताया कि लड़का तो बहुत सुंदर है, सूट बूट पहनकर आया है, लड़का बहुत सुंदर है। अरे नंदिनी, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो तुम्हें इतना सुंदर दूल्हा मिलने जा रहा है। मेरी सहेलियों ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मगर मेरे चेहरे पर हंसी की एक किरण नहीं फूट पाई, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं, तभी वह मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। मेरे घर से चलते बनेंगे। तभी मेरी माँ मेरे पास आई। मैंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो कि मेरी रंगत में खूब भा रही थी। देखने में मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए माँ ने तुरंत ही मुझे काला टीका लगाया। मैंने कहा, माँ, इन सब का क्या फ़ायदा? तुम जानती हो कि मेरे रंग रूप पर मेरा दोष भारी है, फिर भी तुम हर बार यही उम्मीद लगाती हो कि लड़के वाले इस बार मुझे अपना लेंगे। माँ, क्या यह सब ड्रामा बंद नहीं हो सकता? अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं बता देती हूँ, आइंदा कभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं होंगी। मेरी माँ ने कहा, लड़के वाले बहुत मॉडर्न ख्यालों के हैं, वह यह सब बातें नहीं मानते और देखना, इस बार तुम्हारा रिश्ता ज़रूर तय हो जाएगा। कहते हुए मेरी माँ की आंखें भर आई। मैं उन्हें और दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने चुप होने ही बेहतर समझा। मेरे माता पिता दोनों ही लड़के वालों की आव भगत करने में लगे हुए थे। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि यह जो मेरी माँ सुबह से सारी तैयारियां करने में लगी हुई है, यह मेरी सौतेली माँ है। सगी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादा दादी ने मेरे पापा की शादी मेरी मौसी से कर दी। मौसी ने मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला, लेकिन
भगवान ने भी उनके साथ शायद नाइंसाफी की, इसलिए उनको अपनी औलाद ही नहीं दी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और अपनी माँ की लाडली। मुझे कभी लगा ही नहीं कि यह मेरी सौतेली माँ है। वह तो मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यार करती थी और मेरे नखरे उठाती थी। ऐसी माँ तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। शायद मैं बहुत किस्मत वाली थी, लेकिन पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। अगर मैं इतनी ही किस्मत वाली थी तो भगवान ने मेरी किस्मत में इतना बड़ा श्राप क्यों दिया था। माँ ने कहा, चलो बेटा, लड़के वाले तुमको देखने के लिए बुला रहे हैं। इतना सुनकर मैं खड़ी हो गई और फिर मैं हाथ में चाय की ट्रे पकड़ी और मैं लड़के वालों के सामने चल दी। मुझे देखते ही लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। जब उसने मुझे देखा तो मुझे देखते ही रह गया। उसने कहा कि हमें लड़की पसंद है, लेकिन जब मेरे पिता ने वही बात जो हर एक लड़के वालों को बताते हैं वही बात बता दी, तो उन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया और वे लोग भी चलते बने। फिर मैंने अपने घर वालों को रोते हुए साफ साफ हिदायत दे दी कि आज के बाद कोई भी मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर नहीं आएगा। अगर किसी ने भी मेरी शादी की बात करी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे माँ बाप डर गए और उन्होंने कई महीनों तक मेरे सामने शादी का कोई जिक्र ही नहीं किया। मेरे मामा की लड़की की शादी थी। मैंने कहा, चलो अपनी शादी तो हो नहीं रही, चलो मामा की लड़की की शादी में ही चली जाती हूँ। मेरे माँ बाप इस शादी में नहीं जा सके क्योंकि मेरे चाचा की लड़की की भी शादी थी और मेरे मम्मी पापा को चाचा की लड़की की शादी में रहना बहुत ज़रूरी था, जबकि मैं अपने मामा की लड़की के ज़्यादा ही करीब थी। इसलिए मैं उसकी शादी में चली गई क्योंकि वह मेरी बचपन की पक्की सहेली और मेरी सबसे प्यारी बहन थी। इसलिए उसकी शादी में तो जाना तो बनता ही था। मेरे मामा जी शहर में रहते थे, मैं गांव की भले ही थी, लेकिन मुझे देखकर कोई भी गांव का नहीं कहता था। मेरा पहनने ओढ़ने का तरीका सब चीज़ शहर वालों की ही तरह थी। मैं सुमन की शादी में गई और वहां जाकर मैं उसके ही रंग में रंग गई। इधर हल्दी की रस्म शुरू हुई। गांव में तो हल्दी दूल्हे के घर से आती है और दुल्हन को उसके ही घर पर लगा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही एक ही जगह हल्दी लग रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दूल्हे वाले एक तरफ और दुल्हन वाले एक तरफ। मुझे यह सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस दिन हल्दी का फंक्शन था, इसलिए सबने पीले और हरे रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। सब लोग हल्दी की रस्म में इतने सुंदर और खूबसूरत लग रहे थे और उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत शायद मैं ही लग रही थी, क्योंकि हर कोई बस मुझे ही घूर घूर के देखे जा रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि सुमन, आखिर सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? तो मेरी बहन ने कहा कि तुझे पता नहीं, आज तू कहर लग रही है। आज तू इतनी सुंदर लग रही है कि हर कोई मुझे छोड़कर तुझे ही देख रहा है, जैसे मेरी शादी नहीं तेरी शादी हो। मैंने कहा, चल पागल, मजाक मत कर। थोड़ी देर बाद दुल्हन को हल्दी लगने की रस्म शुरू हुई। तभी एक लड़का आया और उसने मेरे गालों पर भी हल्दी लगा दी। मैंने उससे कहा, ए मिस्टर, मेरी शादी नहीं है, समझे, मेरी बहन की शादी है। उसने कहा, हेलो मैडम, मुझे पता है आपकी शादी नहीं है, क्योंकि मेरी शादी भी नहीं है, मेरे भाई की शादी है। उसने मुझसे बहुत ही अलग अंदाज में यह बात कही। तब से उसकी और मेरी तो जंग ही छिड़ गई। बात बात पर वह मुझे छेड़ता और बात बात पर मैं उसे चिढ़ा देती। हम दोनों की नोकझोंक बहुत बढ़ गई थी। उसने मुझे हल्दी लगाई, मैंने भी उसको हल्दी में पूरा पीला कर दिया। हमारी बातचीत हंसी मजाक से शुरू हुई थी। वैसे तो शादी में बहुत से लड़के आए थे, एक से एक सुंदर, एक से एक स्मार्ट, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने का मन करता था। पता नहीं क्यों वह लड़का मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता था। अपनी बहन से उसकी ओर इशारा करते हुए मैंने पूछा कि यह लड़का कौन है।
तो मेरी बहन सुमन ने बताया कि यह मेरा देवर समीर है। फिर हल्दी के बाद अब मेहंदी की रस्म शुरू हुई और मेहंदी में भी वही हाल जो हमारा हल्दी में था। हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और हमारे बीच नोकझोंक होती, वह भी प्यार भरी। वह भी था, पता नहीं क्यों बार बार मुझसे ही पंगा ले रहा था और मैं भी बार बार उसे ही बातों में ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। मैं मेहंदी लगवा रही थी, तभी वह मेरे पास आया और मेहंदी वाले से कहने लगा, मेहंदी वाली दीदी, इसके हाथ पर समीर नाम लिख देना। मैंने उसे घूर के देखा और मेहंदी वाली से फौरन कहा, नहीं नहीं, समीर नाम मत लिखना, यह कोई मेरे पति थोड़े ही है जो मैं इनका नाम लिखवा लूं। ऐसे हर ऐरे गेरे का नाम थोड़े ही लिखवा सकती हूँ। उसने शरारत भरे अंदाज में मुझसे कहा, अरे मैं ही तो तुम्हारे होने वाला पति हूँ, तो अभी से मेरा नाम क्यों नहीं लिखवा लेती। मैंने कहा, अच्छा तुम मेरे पति हो, तो तुम कब मेरे घर बारात लेकर आए। उसने कहा, आया नहीं तो आ जाऊंगा, टेंशन क्यों लेती हो मेरी जान। मैं उसका मुंह देखते रह गई और हक्का बक्का से सिर्फ शर्मा कर रह गई। अब बारी बारात आने की थी। मैं शादी वाले दिन तैयार हो गई। मैंने भी शादी पर लहंगा पहना और पूरी तरह से तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि दुल्हन को टक्कर दे रही थी। मेरी सहेलियां बोल रही थी, अरे इतना ज़्यादा मत तैयार हो, वरना दूल्हा तुझे ही दुल्हन समझ लेगा और दुल्हन बेचारी देखती रह जाएगी। मैंने अपनी सहेलियों से कहा, पागल, ऐसे मजाक मत करो, शादी तो बहुत किस्मत वालों की होती है, मैं इतनी किस्मत वाली नहीं हूँ। इतना बोलकर मैं चुप हो गई। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। मैं अपनी सहेली को लेकर वरमाला की तरफ बढ़ चुकी थी। दूल्हा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था और उसके बगल में ही खड़ा हुआ समीर मेरा इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने इशारे में कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैंने भी इतराकर मुंह बना दिया। इधर वरमाला पहनाई जा रही थी। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के धीरे धीरे हो रहे थे और उधर हम दोनों भी एक दूसरे से अजीब सा लगाव महसूस कर रहे थे। अब शादी की रस्में होने लगी। जीजा जी ने अपने जूते निकाले। समीर ने बहुत कोशिश की कि वह उनके जूते चोरी ना होने दे सके, लेकिन मैं और मेरी सहेलियों ने ऐसी ट्रिक लगाई कि हमने जूते चुरा ही लिए और जीजा जी से पूरे 50,000 निकलवाए। सच कहूँ तो समीर ने ही अपने भाई के जूते मुझे लाकर दिए थे, क्योंकि मुझे तो जूते मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन समीर ने ही अपने भाई के जूते चुपके से मुझे लाकर दे दिए थे। लेकिन उसने कहा था कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं, वरना उसको बहुत डांट पड़ेगी। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और जूते लेकर जीजा जी के पास पहुंच गई। बाद दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाने की रस्म हुई। तभी समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए छत पर ले गया और छत पर ले जाने के बाद उसने मेरे सामने एक गुलाब का फूल रखते हुए कहा कि नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? समीर की बात सुनते ही मैं उदास हो गई और चुपचाप नीचे आ गई। मैंने समीर की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। समीर ने मेरे से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद ही नहीं करी थी। उसे लगा था मैं हाँ कर दूंगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नीचे चली आई। बार बार समीर मेरे आसपास घूम रहा था। उसे मेरे जवाब का इंतज़ार था। मैं बार बार समीर से नज़रें चुरा रही थी। मौका पाकर उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे छत पर कुछ पूछा था, लेकिन तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? मैंने उससे कहा, नहीं समीर, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मैं किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो। इतना बोलकर मैं चुप हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में भाग आई। कमरे में आकर मैं रोने लगी। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काश भगवान ने मेरे साथ ऐसा ना किया होता
तो आज मैं भी अपने प्यार का इजहार कर देती, क्योंकि मैं भी समीर से सच्चा प्यार करती थी। लेकिन समीर की भलाई के लिए ही मैंने समीर के प्यार को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से समीर को कुछ भी नुकसान पहुंचे। सुबह विदाई के समय भी समीर मुझसे जवाब मांगता रहा, लेकिन मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मैंने उससे कोई सच्चाई बताई। दुल्हन की विदाई हुई और सभी लोग चले गए। समीर भी चला गया, लेकिन जाते वक्त भी उसके चेहरे पर उठ रहे सवाल मुझे बार बार याद आ रहे थे। मैं भी अपने गांव वापस लौट आई। कुछ दिन बाद सुमन का फोन आया और सुमन ने मुझसे कहा कि समीर और मेरा क्या सीन है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तू और समीर एक दूसरे से प्यार करते हैं क्या? मैंने कहा, पागल है क्या तू जो ऐसी बातें कर रही है? तुझे तो पता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। सुमन ने कहा, लेकिन समीर तो तुझसे बहुत प्यार करता है और उसने तो अपने घर वालों से भी साफ साफ कह दिया है कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ तुझसे, वरना वह जिंदगी भर किसी से शादी ही नहीं करेगा। और घर वाले भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि सभी ने शादी में तुझे देखा है और देखने के बाद सभी को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी समीर के साथ हो जाए। मैंने सुमन से कहा, सुमन तुम पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है? उसके बारे में समीर के घर वालों को पता चलेगा तो यह प्यार पता नहीं कहाँ फुर हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे रोग नहीं पालती जो लाइलाज हो। सुमन ने कहा, मेरे ससुराल वाले गांव के धकियानूसी ख्याल के नहीं हैं, बल्कि वह तो शहर के पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग हैं। वह यह सब बातों को नहीं मानते और हर चीज का एक समाधान होता है। नंदिनी, तुम यह क्यों नहीं सोचती हो कि क्या पता समीर को जब तुम्हारी सच्चाई पता चले तो वह उसका कोई ना कोई हल निकाल ले। बस तुम बुआ जी से मेरी बात करा दो, मैं उनसे सारी बात कर लूंगी, क्योंकि अगले ही रविवार को समीर और उसके घर वाले और साथ में मैं भी तुम्हारे घर आ रहे हैं रिश्ता लेकर। मैंने फोन जाकर अपनी माँ को दे दिया और माँ से सुमन ने ना जाने क्या क्या बातें की और सुमन ने भी ना जाने माँ को क्या क्या बताया कि माँ तो इस रिश्ते से बहुत खुश थी। माँ तो शादी के लिए तुरंत तैयार हो गई। माँ को तो लग रहा था जैसे कि शादी हो ही जाएगी। तभी मैंने अपनी माँ को कहा, माँ तुम शायद भूल गई पिछली बार क्या हुआ था। तब माँ ने कहा, नंदिनी तुम हर बार नेगेटिव ही क्यों सोचती हो, कभी तो पॉजिटिव सोचा करो, क्या पता इस बार तुम्हारी शादी सच में हो जाए। मैंने कहा, माँ ठीक है, देखते हैं, जल्दी ही तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। अगली रविवार को सिर्फ 2 ही दिन हैं, देख लेते हैं कि किसकी बात सच होती है, आपकी या मेरी, क्योंकि मुझे तो पता ही था जैसे ही समीर के घर वालों को मेरे मांगलिक होने की बात पता चलेगी और मेरी कुंडली का दोष पता चलेगा, वे तुरंत ही शादी के लिए मना कर देंगे और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आज संडे का ही दिन था। आज समीर के घर वाले मेरे घर पर आ रहे थे। मेरी माँ हमेशा की तरह अलग अलग प्रकार का नाश्ता बना रही थी और पता नहीं कितने प्रकार की मिठाई बना रही थी। इस बार वह मिठाइयाँ और नाश्ता शहर के हिसाब से बना रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बार जो लड़का आ रहा है वह मुझे शहर से देखने आ रहा है। तो मेरी माँ के तो इस बार रंग ढंग ही कुछ और थे। वह तो इतनी खुश थी जैसे कि कोई त्योहार मना रही हो। समीर के घर वाले आ गए। मैं फिर से हाथ में चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। मेरे पिताजी तो लड़कों वालों की बातें सुन सुनकर इस बार भी बड़े शांत ही बैठे हुए थे कि ना जाने लड़के वालों को जब पता चलेगा तो वह क्या कहेंगे। इसलिए मेरे पिताजी ने पहले ही कहा कि मैं आपको कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मांगलिक है और इसकी कुंडली में दोष है। मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए समीर के पिताजी से कहा कि भाई साहब, कोई भी बात करने से पहले
मैं आपको यह सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब बातें हो जाने के बाद जब आपको यह बात पता चले तो आप भी उठकर चले जाएं। तभी समीर के पिताजी ने मेरे पिताजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे अरे समधी जी, कैसी बातें कर रहे हो? हमें सुमन ने सब कुछ पहले ही बता दिया है कि नंदिनी की कुंडली में मांगलिक दोष है और हमने अपने पंडित जी से नंदिनी की कुंडली दिखा दी। सुमन के पिताजी के पास नंदिनी की कुंडली पहले से ही थी, इसलिए हमने उनसे वह कुंडली ले ली और अपने पंडित जी से कुंडली दिखाई। पंडित जी ने बोला है कि अगर हम ग्रह दोष पूजा करेंगे और मांगलिक दोष पूजा करेंगे तो यह दोष आसानी से दूर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी की कुंडली में कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, यह तो एक बहुत छोटा सा दोष है। इसका निवारण आसानी से हो सकता है। आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है जिस भी पंडित को आपने यह कुंडली दिखाई हो उनको शायद कुंडली का कम ज्ञान होगा, इसलिए उन्हें यह नहीं पता कि आपकी बेटी के अगर यह कुंडली दोष निवारण हो जाएगा तो आपकी बेटी की कुंडली जैसी कुंडली मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। जिस भी लड़के से इसकी शादी होगी वह भविष्य में धनवान व्यक्ति बनेगा, इसलिए आप चिंता ना करें समधी जी। हमें आपकी नंदिनी पसंद है, बस हम अपने पंडित जी से कहकर दोष पूजा करवा देंगे, जिसमें आपको और नंदिनी को हमारा थोड़ा सा साथ देना होगा। इसके बाद हम शमीर और नंदिनी की शादी कर देंगे और हमें यह रिश्ता पसंद है और नंदिनी हमारी बहू नहीं, हमेशा हमारी बेटी बनकर रहेगी। यह बात सुनकर मेरे पिताजी के चेहरे पर खुशी आ गई और अपने माँ बाप को खुश देखकर मेरा चेहरा भी खिल उठा। मैं बहुत खुश थी, खुशी के मारे मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तभी मैं कमरे में चली गई। पीछे पीछे समीर भी मेरे पास आ गया और बोला, मैडम जी, आपको क्या लगता है कि हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर यह कुंडली दोष निवारण ना भी होता तो भी मैं तुमसे ही शादी करता, क्योंकि प्यार एक से होता है, सबसे नहीं। और जिससे प्यार हो जाता है उसको इंसान जान से भी ज़्यादा चाहता है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने समीर से कहा, समीर, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन बस अपनी कुंडली दोष की वजह से ही उस दिन मैं तुम्हें अपना जवाब नहीं दे पाई थी। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना जवाब देना चाहती हूँ कि समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद समीर के पिताजी ने मेरी कुंडली ग्रह पूजा करवाई और दोष निवारण करवा दिया और कुछ ही दिनों बाद मेरे घर समीर बारात लेकर आ गया और हमारी शादी हो गई। काश सब लड़कों के पापा मम्मी समीर के घर वालों जैसे ही होते तो कोई भी लड़की दुखी ना होती। आज मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ और समीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि करोड़ों और अरबों की संपत्ति का मालिक है। कुंडली में बिल्कुल सही लिखा था। आज समीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और अरबपति इंसान है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे समीर जैसा पति मिला और समीर के माँ बाप जैसे सास ससुर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।